नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस समय राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर गर्मा गर्म बहस चल रही है। कल रात 2:30 बजे यह बिल लोकसभा में पास हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि राज्यसभा में भी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराने में सफल हो जाएगी और फिर एक कानून बन जाएगा। लेकिन आज तमाम मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया कि सरकार भले ही मेजॉरिटी के आधार पर वक्फ बिल पास करा ले, कानून बना दे, लेकिन देश के मुसलमान इसे कभी मंजूर नहीं करेंगे। सरकार का दावा है कि यह बिल आम और गरीब मुसलमानों के भले के लिए है। मौलानाओं का दावा है कि यह बिल मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए लाया गया है। सरकार मुसलमानों के बाप दादाओं की दान की गई प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। सरकार का दावा है कि अब तक वक्फ प्रॉपर्टी की लूट खसोट हो रही थी, वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जे हो रहे थे। अब इस प्रॉपर्टी का, इस संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल होगा। वक्फ की आमदनी बढ़ेगी और उसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों, बच्चों, नौजवानों, महिलाओं और बुजुर्गों के लाइफस्टाइल को सुधारने में किया जाएगा। लेकिन मौलानाओं का दावा है कि सरकार मुसलमानों की बेहतरी का दिखावा कर रही है, असल में मजहबी मामलात में दखल देना चाहती है। इसे मुसलमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि आज किरेन रिजिजू ने एक बार फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल के प्रोविजंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया। जिन क्लॉजेस पर आपत्ति जताई गई थी उन पर सरकार का पक्ष सामने रखा, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके समेत तमाम विरोधी दलों के नेताओं का विरोध जारी रहा। इस मुद्दे पर हालांकि विपक्ष में कंफ्यूजन है, उनके तर्क अलग अलग हैं। किसने कहा यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है, सरकार मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की कोशिश कर रही है, तो किसने कहा कि सरकार को मुसलमानों की इतनी चिंता क्यों होने लगी, क्या बीजेपी ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। किसने कहा कि सरकार मुसलमानों का वोट हासिल करने के चक्कर में बिल लाई है। आज मैं आपको विपक्ष की बातें सुनवाऊंगा, सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया, मौलाना किस अंदाज में सरकार को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं किरेन रिजिजू की बात से। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश करते हुए कहा, सरकार ने यह बिल बहुत विचार विमर्श और सभी पक्षों से बात करने के बाद तैयार किया है। फिर भी कुछ प्रोविजंस को गलत तरीके से पेश करके लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, यह ठीक नहीं है। किरेन रिजिजू माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा, विरोधी दलों के नेता इस बिल पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हमारे देश में वक्फ की प्रॉपर्टी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी मुस्लिम भाइयों बहनों की भलाई के लिए दान में दी गई है, फिर भी आम मुसलमानों को इसका फायदा क्यों नहीं मिलता। रिजिजू ने कहा, यह बिल इसी सवाल का जवाब है। यह बिल पास होगा, कानून बनेगा, इसके बाद कोई भी मुस्लिम भाइयों का हक नहीं मार पाएगा। वक्फी प्रॉपर्टीज का बेहतर इस्तेमाल होगा, उनका हिसाब किताब बेहतर तरीके से रखा जाएगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब और पसमानदा मुसलमानों को होगा। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है और कई लोगों ने कहा कि डिफेंस, रेलवेज के बाद तीसरा डेटा बैंक देखा जाएगा तो वक्फ प्रॉपर्टी, जो लैंड प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड के पास है। मैं उसको थोड़ा संशोधित करके बताना चाहता हूं, ये तीसरा नहीं है। दुनिया का सबसे ज्यादा लैंड प्रॉपर्टी नंबर 1 वक्फ बोर्ड के पास है हिंदुस्तान में, ये थर्ड नहीं है। क्योंकि डिफेंस और रेलवे को आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसको गिनती नहीं कर सकता है, ये देश का प्रॉपर्टी है। इसलिए जब इतना प्रॉपर्टी हमारा देश में है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन आपत्ति तब होता है जब दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मुसलमानों के नाम में वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है और करोड़ों जो हमारे बहनाई हैं, गरीब मुसलमान हैं, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है इतना प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी किस काम का? करोड़ों का प्रॉपर्टी कोई, मैं तो देखा हूं, मैं ये मंत्रालय संभालने का बाद भी और पहले भी कई वक्त प्रॉपर्टी है या संस्थाएं हैं बाहर में, बहुत गरीब अवस्था में भीख मांगने वाला भी मैंने देखा है।
क्यों काम नहीं आ रहा है? अगर सही तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी को हम डेवलप करेंगे तो मैं कह सकता हूं अगले 3-4 साल के अंदर में करोड़ों गरीब मुसलमानों का जिंदगी आबाद हो जाएगी। अब मैं आपको इस मामले में कांग्रेस का पक्ष सुनवाता हूं। राज्यसभा में नासिर हुसैन कांग्रेस की तरफ से पहले स्पीकर थे। नासिर हुसैन ने तीखे लेकिन सधे हुए अंदाज में वक्फ बिल पर कांग्रेस का पक्ष रखा। उन्होंने कई सवाल उठाए। कहा कि सरकार दावा कर रही है 2013 में चुनाव से पहले अगर वक्फ एक्ट में संशोधन न करती तो ये बिल लाने की जरूरत न पड़ती। नासिर हुसैन ने कहा ये पहला सवाल तो यह कि 2013 में बीजेपी ने भी उस बिल का सपोर्ट किया था। अब 10 साल बाद सरकार को उसमें कमियां क्यों दिखने लगी? इसके बाद नासिर हुसैन ने कहा कि सरकार कह रही है कि अब वही शख्स अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है जो 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा हो। सरकार बताए ये कैसे तय करेगी कि कोई 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा है या नहीं। इन्होंने एक नया प्रोविजन लाया, बोला कि सिर्फ मुसलमान दान कर सकता है, और दूसरी बात इन्होंने बोला कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग होना। अब ये तो था पहले, जेपीसी को जाके आने के बाद अब ये कह रहे हैं कि उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, आप कैसा पहचानेंगे, हम कैसा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कौन से कपड़े पहनना पड़ेगा, मैं टोपी पहन के जाऊं या दाढ़ी लगा के जाऊं, या कोई मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के देखेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, या और कोई तरीका होगा कि 5 साल कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं पता करने के लिए, या नहीं कोई रिज्यूकी से मैं पूछना चाह रहा हूं क्या एक दूसरा डिपार्टमेंट खोलेंगे कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं, और वो जो सर्टिफिकेट देंगे उस पे भी मोदी जी का ठप्पा रहेगा कि ये मुसलमान है या नहीं करके बोल के। नासिर हुसैन ने ऐसे तीखे तमाम सवाल उठाए। नासिर हुसैन ने पूछा इससे मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण कैसे होगा? इसकी क्या गारंटी है कि सरकार वक्फ बाय यूजर क्लॉज हटाकर मुसलमानों की सैकड़ों साल पुरानी संपत्तियों पर कब्जा नहीं करेगी? नासिर हुसैन ने कहा कि डीएम को वक्फ प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन का हक देकर सरकार ने अपने असल इरादे जता दिए हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, लेकिन किरेन रिजिजू ने नासिर हुसैन के हर सवाल का जवाब दिया। रिजिजू ने कहा सरकार ने लंबे विचार विमर्श और कानूनी दांव-पेचों को देख समझकर ही वक्फ बिल तैयार किया है। इस बिल के प्रोविजंस की वजह से बरसों से पेंडिंग पड़े मसले सुलझ जाएंगे। मुसलमानों के हर तबके को इससे फायदा होगा, वो डिसीजन मेकिंग में शामिल हो पाएंगे, मुसलमानों का एम्पावरमेंट होगा। जो आज हम बिल लेके आया है, एक आप इसको कह सकते हैं नए सवेरा, एक अच्छा सोच के साथ जब हम आए हैं, पूरा जो व्यवस्था है उसको हमने यूनिफाई किया है। कलेक्टर का रोल से लेकर के सर्वे, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, इंक्रोचमेंट और जितना भी जो मैटर है उसको अब पारदर्शिता के साथ जब हमने यूनिफाइड एफर्ट डाला है to overcome the issues which were pending for such a long time, तो इसको हमने यूनिफाइड एफर्ट के साथ में आया है। और एम्पावरमेंट का जब बात होते हैं तो डाइवर्स सोशल ग्रुप जिसको मैंने जिक्र किया है, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे वो आगा खानीस हो, पसमानदा मुस्लिम हो, बैकवर्ड मुस्लिम्स का कोई भी डेफिनेशन में आप देख लीजिए, वुमेन हो और बाकी कोई भी हो, हम चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। इसके बाद नासिर हुसैन के मुंह से ऐसी बात निकल गई जिस पर बीजेपी के मेंबर्स ने भी तालियां बजाई। नासिर हुसैन खुद ही एम्बैरस हो गए, लेकिन 2 सेकंड बाद ही उन्होंने अपनी बात को संभाला। नासिर हुसैन ने कह दिया कि वक्फ बिल के जरिए सरकार मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है। अगर मुसलमानों के लिए इस तरह का बिल लाया जा सकता है तो दूसरे सभी धर्मों के लिए ऐसा ही कानून बनाया जाए, सबके लिए एक जैसा कानून बना दिया जाए। नासिर हुसैन ने कहा कि बीजेपी बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है तो यूसीसी लाती क्यों नहीं, वो भी उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसे उनके मुंह से बात निकली, तालियां बजी, तो उन्हें लगा कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर नासिर हुसैन ने कहा कि पर्सनल
लॉ को छोड़कर बाकी सबके लिए एक जैसा कानून बना दिया जाए। वन नेशन वन लॉ हम नहीं कहते। वन नेशन वन लॉ का नारा बार बार ये लोग देते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। ये यूसीसी बार बार बोलते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। अगर इतना ही है, मैं आज भी यहां कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूं, एक मुसलमान एमपी उस कम्युनिटी के होने के नाते से मैं कह रहा हूं, इस देश में जितने समुदाय हैं, जितने धर्म हैं, उन तमाम रिलीजियस सेंटर्स, रिलीजियस एक्टिविटी सेंटर्स, धर्मस्थल जितने हैं, उसके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीके का लॉ होना चाहिए। सबको एक तरीके का लॉ रहने, हिंदूज को, मुसलमान को, सिख्स को, क्रिश्चियन को, पारसीज को, जोरस्ट्रियंस को, सबको एक तरीके का लॉ बनाइए। आप क्यों घबरा रहे हैं उससे? बनाइए लॉ उसके लिए, पर्सनल लॉ छोड़ के बाकी के सब गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीका लॉ होना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा और पार्लियामेंट के पटल पे मैं देखूंगा किस तरह से अलग अलग समुदाय में ये भेदभाव कर रहे हैं, किस तरह से ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है। नासिर हुसैन को जवाब दिया बीजेपी के मेंबर राधा मोहन दास अग्रवाल ने। नासिर हुसैन भी वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के मेंबर थे और आज राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा वक्फ को लेकर विपक्षी दल और मौलाना कंफ्यूजन फैला रहे हैं, जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने खुद पवित्र कुरान पढ़ी है, हदीसों को स्टडी किया है, इसलिए वो पक्के तौर पर यह बता सकते हैं कि इस्लामिक रवायतें किसी दूसरे की संपत्ति को वक्फ करने की इजाजत नहीं देती। राधा मोहनदास अग्रवाल ने कहा इस वक्त तो जहां वक्फ बोर्ड हाथ रख दे वही जमीन उसकी हो जाती है। अगर किसी ने कहीं नमाज पढ़ ली तो उस प्रॉपर्टी पर भी वक्फ का दावा हो जाता है। इसीलिए यह कानून बनाना जरूरी है। इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए विपक्ष और मौलानाओं को दर्द हो रहा है। ये चर्चा कर रहे थे वक्फ बाई यूजर की। एक भी आदमी ने वक्फ बाई यूजर की संपत्ति वक्फ के अधिनियम के तहत नहीं दी। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने वो जमीन उनकी हो गई। आज इस मानसिकता से ये काम करते हैं। किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति कह दो और वक्फ बोर्ड खुद ही तय कर लेगा कि वो संपत्ति वक्फ की है कि नहीं है। एक अपार्टमेंट में कोई परिवार चला जाए, किराए पर मकान ले ले, और ऐसी घटना हुई है अपार्टमेंट में, किराए पर मकान ले ले, अपने 4 मित्रों को बुला ले और नमाज पढ़ ले। 5वें दिन वो कह देगा हमने इस स्थान पर नमाज पढ़ी है, यह वक्फ बाय यूजर है, अब इसे वक्फ घोषित कर दो। आपके पास एक बड़ी जमीन है, खाली पड़ी है, बगल में कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहीं जाना होता है, वो उस जमीन पर नमाज पढ़ ले। आप हिंदू हैं, आप मना नहीं करते। 5 दिन 7 दिन नमाज पढ़ने के बाद वो लिख के दे देंगे कि हम लोग इस जमीन पर नमाज पढ़ते थे, अब यह वक्फ बाय यूजर हो गई, अब इस जमीन पर किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उल्लेख कर रहे थे उस घटना का, तमिलनाडु की घटना का उल्लेख कर रहे थे। क्या हुआ तमिलनाडु में? एक रामचंद्रन नाम का आदमी अध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति अपनी लड़की की शादी के लिए अपनी जमीन बेचना चाहता था। वह जमीन बेचने के लिए जब रजिस्ट्रार के घर गया, ऑफिस में गया, तो पता चला कि वह जमीन उसके नाम पर ही नहीं है, वह जमीन वक्फ को दे दी गई। जब हल्ला मचा, गांव के लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में गए तो पता चला कि उन दोनों गांवों की सारी जमीन वक्फ को दे दी गई। 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ के हवाले कर दिया गया। यह होता है इन लोगों का वक्फ बाय यूजर। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद विपक्ष के कई नेता बोले, लेकिन किसी ने आज वक्फ बिल पर पॉइंटेड बात नहीं की, सिर्फ सियासी इल्जाम लगाए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा जब बीजेपी मुसलमानों के भले की बात करती है तो हंसी आती है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए उसे अचानक मुसलमानों की इतनी फिक्र क्यों होने लगी, क्या बीजेपी ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी आजकल जितना मुसलमान करती है उससे लगता है कि वो भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहती है।
दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे हैं कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। आप मुझे कुछ मत सिखाइए, मैं बहुत पढ़ लिख कर आया हूं यहाँ, चिंता मत करिए। मैं हिंदुत्व भी पढ़ा हूं और सब कुछ पढ़ा हूं, और आप अभी नए मुल्ला बन गए हो हिंदुत्व के। आप हमें मत सिखाइए, हमारा जन्म हिंदुत्व के काम के लिए हुआ है। संजय राउत के रुख पर एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने हैरानी जताई। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, वक्फ बिल को लेकर संजय राउत की स्थिति गले में फंसी हड्डी जैसी हो गई है। वक्फ बिल पर उद्धव की पार्टी को समझ नहीं आ रहा क्या करें, वक्फ बिल को सपोर्ट करें या इसका विरोध करें। हम कुछ भी नहीं सर, आपको धन्यवाद के बोलने दिया, मगर इनको धन्य नहीं, काहे हमारा काहे चिंता नहीं। वो आपको जो बोलना है बोलो, सच्चाई देखो। अभी क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टट बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था। क्या बोलूं नहीं बोलूं, देखो अभी भी एकदम ऐसा ही कर रहे हैं। संजय भैया, आपण कलर नको बदला। प्रफुल्ल पटेल की बात सही है कि वक्फ बिल को लेकर उद्धव की सेना जैसी पार्टियों की परेशानी सबसे ज्यादा है। उनकी विचारधारा कट्टर हिंदुत्व की है, पर उनके सहयोगी दल मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपीजमेंट में यकीन रखते हैं। अब उद्धव ठाकरे जाएं तो जाएं कहां? प्रफुल्ल पटेल की पार्टी बीजेपी के साथ है, पर उसने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा है। वक्फ बिल को सपोर्ट करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था टीडीपी और जेडीयू के लिए। दोनों को मुस्लिम वोट खोने का डर दिखाया गया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने देश के मूड को समझा, वक्फ के बिल को सपोर्ट किया। इसका एक असर यह होगा कि अब मोदी सरकार की स्टेबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। जिस इशू को लेकर मौलवी मौलाना इतनी हाई तौबा कर रहे हैं, अगर उस पर जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी मोदी को सपोर्ट कर सकती है तो फिर यह सपोर्ट पक्का है। लेकिन बिहार में चुनाव है, इसलिए वहां नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए परेशानियां खड़ी करने की कोशिश की जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल आज ही मिला। आज जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेताओं ने नीतीश के रुख को गलत बताया, उसकी मुखालफत की। जेडीयू के महासचिव गुलाम रसूल ने कहा, लोकसभा में वक्फ बिल के पास होने से क्लियर हो गया कि सेक्युलर और कम्युनल दोनों में कोई फर्क नहीं बचा। गुलाम रसूल ने कहा कि वक्फ बिल को रोकने की बहुत कोशिश की गई, जेपीसी से लेकर नीतीश कुमार तक सबको चिट्ठी लिखी गई, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इसलिए अब वो अपनी संस्था इदारा शरिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक इस बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हर मुमकिन कोशिश की गई। अदारे शरिया ने रोज़ अव्वल से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक बेदारी के जरिए अवाम के बीच और कागज़ कलम गुजारिश अपील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं। 31 पेज का सुझाव इदारे शरिया ने जेपीसी को भी दिया था,
बिहार के वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था, चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा था और जेपीसी के मेंबरान को भी भेजा था। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अदारे शरिया बहुत जल्द आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो अदारे शरिया का लीगल सेल है, अदालतों में जो लीगल सेल है, एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक अदारे शरिया लड़ेगा। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में मतभेद सामने आए तो तेजस्वी यादव ने तुरंत नीतीश कुमार पर अटैक किया। तेजस्वी ने कहा जेडीयू में जो गड़बड़ चल रही है वो सामने आ गई है। खुद को सेक्युलर बताने वाले नीतीश कुमार एक्सपोज हो गए हैं। चुनाव में बिहार की जनता उन्हें जवाब देगी। जदयू अब जदयू नहीं रही है, अब वो भाजपा हो चुकी है। जो लोग जदयू को चला रहे हैं वो भाजपा से हाथ मिला लिए हैं और जो समाजवादी लोग बचे हैं जदयू में, जो धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि कड़ा स्टैंड लें। दोनों सदनों में हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है इस बिल का, लेकिन कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। हम लोग जो है इसकी लड़ाई जो है, अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और इस बार जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। तेजस्वी को जवाब दिया जेडीयू के नेता संजय झा ने। संजय झा ने कहा असल में अब वो लोग एक्सपोज हो गए हैं जो वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को बहका रहे थे, क्योंकि मुसलमान भी समझ गए कि ये बिल गरीब मुसलमानों के भले के लिए है। कल के डिबेट के बाद जो भी थोड़ी बहुत भ्रम की स्थिति थी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण के बाद जो लोग भ्रम फैला रहे थे वो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई और लोगों को पता है कि कुछ लोग भ्रम फैला करके, भावना भड़का करके वोट लेने के कारण मुसलमानों में कंफ्यूजन कर रहे थे और कुछ लोग इसको कब्जा करके बैठे हुए थे इस प्रॉपर्टी को। बिहार में सबसे बड़ा पॉपुलेशन है पसमानदा मुसलमान का, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं था। वो सारे लोग जो गरीब लोग हैं उनको अब ये फायदा मिलेगा इससे, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे और जिस पर्पस के लिए दान दिया जाता था वो सही जगह लगेगा, गरीब मुसलमानों को इसका फायदा होगा। और स्पष्ट किया उन्होंने इस बात को। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी इस इश्यू पर बोले। उन्होंने कोई सियासी बात तो नहीं की। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ये माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर रह चुके हैं, वो वक्फ काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं, इसलिए उन्हें वक्फ की गड़बड़ियों के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वक्फ बोर्ड को सुधारने की जरूरत तो थी और यह बिल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरे पास वक्फ मंत्रालय रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ दिन, मैंने सिवाय मुकदमेबाजी के कुछ नहीं देखा। और आपको एक बात याद दिलाता हूँ, 1986 में मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, याद है आपको, जिस पर मैंने इस्तीफा दिया था। उसमें कहा गया था कि अगर तलाकशुदा महिला को देखने वाला कोई नहीं है तो उसको वक्फ बोर्ड से माहाना भत्ता दिलवाया जाएगा। 2 साल के बाद मैंने पार्लियामेंट में प्रश्न किया कि किस किस वक्फ बोर्ड ने इन तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देने के लिए कितने कितने पैसे का प्रावधान किया और अब तक कितना पैसा दिया गया है। 2 साल बाद तो जवाब आया किसी भी वक्फ बोर्ड ने 1 पैसे का भी प्रावधान नहीं किया है, न किसी को कोई पैसा दिया गया है। तो वक्फ बोर्ड की जो हालत है, इतनी प्रॉपर्टी है और उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके सुधार की आवश्यकता है। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करता, मैं नहीं जानता आएगा नहीं आएगा, जरूरत है चेंज। ये बात सही है कि अगर वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों में भ्रम फैला तो बिहार में इसका फायदा तेजस्वी यादव को होगा। लेकिन जेडीयू ने लालू यादव का एक वीडियो वायरल कर दिया है जिसमें 2013 में लालू यादव पार्लियामेंट में बता रहे हैं
कि वक्फ के लोग कैसे जमीनों पर, जायदाद पर कब्जा करते हैं, लूट मचाते हैं। लालू ने कहा था ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। इसीलिए आज चिराग पासवान ने कहा कि वक्फ बिल को लेकर एक गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। विरोधी दल मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड को करप्शन का अड्डा बना दिया था उनकी दुकान बंद होने वाली है। लालू और चिराग की बातों में कोई खास फर्क नहीं है, बस वक्त बदल गया है और राजनीतिक समीकरण बदले हैं। वक्फ बिल को लेकर एक तरफ सियासी लड़ाई जोरों पर है, दूसरी तरफ मजहबी मोर्चे पर भी जंग जारी है। तमाम मौलवी, मौलाना और मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। आज दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना और कोलकाता तक तमाम मौलानाओं ने कहा कि यह बिल सरकार संसद में पास करा लेगी, लेकिन देश के मुसलमान इसे मंजूर नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ेंगे, चाहे गोली खानी पड़े या जेल जाना पड़े। कोलकाता में पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन के लोगों ने सड़क पर उतरकर वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई में भी प्रोटेस्ट हुआ। मुंबई में हांडीवाली मस्जिद के सदर मौलाना एजाज कश्मीरी ने कहा कि मुसलमान इस बिल के खिलाफ हैं, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को भी वोट की ताकत का एहसास करवाएंगे। होम मिनिस्टर कहते हैं आपको मानना पड़ेगा, आप कोई भी कानून थोपोगे मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है कि इंसाफ किया जाए। आपके पास तादाद है, आप दादागिरी से थोप रहे हैं। होम मिनिस्टर जिस तरह से बात करते हैं लगता है कोई होम मिनिस्टर नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल, तानाशाह बोल रहा है। होम मिनिस्टर की ये जबान होनी चाहिए। आप एक कौम के हक लूटने जा रहे हो और उस कौम की तंजीम के जिम्मेदार उलमा, दानिश्वर, उनसे बात करने तैयार नहीं हो। नाम के लिए आपने एक कमेटी बना दी और एक सुझाव आप लेने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े वो जाएंगे। हमें जो कानूनी तौर पर हिंदुस्तान के दस्तूर ने एहतिजाज का हक दिया है वो करेंगे। अगर हुकूमत हमको जेल में डालना चाहे जेल में डाले, हमें फांसी पर लटकाना है फांसी पर लटकाए। और जो लोग हमारे वोट पर बिहार में हो, चाहे दूसरी पार्टी के तेलुगु देशम वाले हो, जो हमारे वोट पर आए हैं वो इस बिल के खिलाफ, बिल के हक में नहीं गए हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा वो खुद बिल में जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे मौलाना के बयान आए। वक्त की कमी है, मैं आपको सारे बयान तो नहीं दिखा सकता। बड़ी बात है कि वक्त बिल का विरोध कर रहे मौलानाओं को ममता बनर्जी ने वक्त के बदलने का इंतजार करने को कहा। ममता ने कहा बीजेपी अपने नफरती एजेंडे को लागू कर रही है, लेकिन मुस्लिम भाई फिक्र न करें, जब बीजेपी की सरकार चली जाएगी, नई सरकार बन जाएगी तो इस कानून को रद्द कराने के लिए फिर एक वक्फ बिल आएगा और वो भी पार्लियामेंट में पास होगा। Walk of property also it was done motivatedly, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. ममता के लिए मुसलमानों का सपोर्ट क्रूशल है, इसीलिए वो कह रही हैं एक दिन ऐसा आएगा जब वक्फ कानून को रद्द करवा देगी। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये उनकी विचारधारा है। इसी तरह जो मौलाना सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, उनसे भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। परेशानी उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद भी वो उसे नहीं मानेंगे, जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो भी नहीं मानेंगे। ऐसे लोग जो कानून के खिलाफ हैं, पार्लियामेंट की मुखालफत करते हैं, संविधान को नहीं मानते, ऐसे लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ वक्फ बिल के पास होने पर खुश नजर आए। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर भी की। आज निषाद राज की जयंती है, इस मौके पर योगी प्रयागराज में थे। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने निषाद राज की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, महाकुंभ की जमीन पर दावा कर दिया। इसलिए वक्फ की इस माफियागिरी को ठीक करना जरूरी था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर यह काम कर दिया। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा,
और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे। उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साप है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। वैसे योगी की बात सही है कि वक्फ के नाम पर देश भर में जगह जगह जमीनों पर कब्जा किया गया। सदियों पुराने मंदिरों, महलों से लेकर सरकारी संपत्तियों और खेत खलिहानों तक हर जगह वक्फ में दावा ठोक दिया। इस बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह, किरेन रिजिजू, रविशंकर प्रसाद से लेकर राधा मोहनदास अग्रवाल तक तमाम नेताओं ने देश भर की उन संपत्तियों की डिटेल बताई जिन पर वक्फ में दावा ठोका है। मैंने नेताओं के दावों की जांच करवाई, दावे सच निकले। कल लोकसभा में बहस के दौरान अमित शाह ने कोल्हापुर के वडनगे गांव का जिक्र किया था। महाराष्ट्र के इस छोटे से गांव में सैकड़ों साल पुराना एक महादेव मंदिर है। इस मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं और 1 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। गांव में रहने वाले हिंदुओं ने कहा यह पवित्र जगह है। जिस जगह पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है वहां से शिव पार्वती की यात्रा निकलती है। यह मंदिर की जमीन है, लेकिन वक्फ बोर्ड इस जमीन पर दावा करने लगा है। सुलह के लिए गांव वालों ने मुसलमानों को इबादत के लिए अलग जगह दी है, लेकिन अब वो मंदिर पर भी दावा कर रहे हैं। महादेव और पार्वती का यहाँ पर आगमन हुआ था, उनके पवित्र से ये धरती पवन हुई थी। उस धरती पर आज वक्फ बोर्ड अपना दावा दाखिल कर रहा है। बहुत ही गलत तरीके से दावा दाखिल किया था। हमारे पूरे गांव ने गांव बंद रखकर इसका युद्ध का आरंभ किया था और बहुत बड़ा यहाँ पर माहौल खड़ा। देश में पहली बार किसी गांव ने इतना बड़ा वक्फ के अनुशंस से युद्ध आरंभ किया था। हमारे महादेव मंदिर परिसर की जगह है। हमारे महादेव परिसर में जो जगह मुस्लिम समाज को प्रार्थना करने के लिए दी थी, वो एक जगह, उसका गट नंबर अलग है, हमारे गट नंबर अलग है, लेकिन वो एक कॉम्प्रोमाइज की जगह है। यहाँ बहुत बड़ी यात्रा महादेव मंदिर की बढ़ती थी। आपको एक और उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र के बीड जिले में 1200 साल पुराने कंकालेश्वर मंदिर और उसकी 12 एकड़ जमीन को भी वक्फ की संपत्ति बता दिया गया। यह मामला भी हाई कोर्ट में फंसा है। असल में इस मंदिर के पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी, लेकिन काफी जमीन पर कब्जा हो गया। कुछ लोगों ने मंदिर की जमीन मुसलमानों को बेच दी। इसके बाद इस जमीन को दान किया गया और इसे फिर वक्फ बोर्ड ने अपने दावे की लिस्ट में शामिल कर लिया। मंदिर के पुजारी संजय गौरव ने कहा कि जिस जमीन पर मंदिर बना है उस पर भी वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से मामला सुलझ नहीं पा रहा। ये सर्वे नंबर 1 है। वहाँ की जमीन ट्रस्ट के अध्यक्ष ने 12 एकड़ जमीन सब मुस्लिम कौम के लोगों को बेचे और उनके ताबे में गए कि औकाफ उन्होंने डाल दिया। और बोलते तुम पुजारी नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। अब जो मंदिर है वो भी बोलते हमारा है, वो भी औकाफ में झगड़ा चालू है। औरंगाबाद में हाईकोर्ट में चालू है। अभी मुस्लिम बांधवों का ताबा है औकाफ का। वो औकाफ बोल रहे ट्रस्ट के अध्यक्ष ने जमीन बेची है मुस्लिम बांधवों को, बोले कि उन्होंने औकाफ नाप लाख दिया, औकाफ का ताबा हो गया। 12 एकड़ जमीन बेची उन्होंने। मेरे पास नकाशा है, सब है, लेकिन ये ट्रस्ट के लोग अभी तक उनके आंखें खुले नहीं, वो और जमीन बेचने को देख रहे। हमारे पास कागज है, सब बता रहे, तो बोलते तुम पुजारी नहीं है। सब उन्होंने मैजिस्ट्रेट को सबको मैनेज कर रहे, सब बिकाऊ हो गए, सब लोग सब बिकाऊ हो रहे। लेकिन इस मामले में मुस्लिम पक्ष के सज्जाद अली खान ने दावा किया कि जिस 12 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है वो तो निजाम के जमाने से ही दरगाह के मुतवल्ली के कंट्रोल में है। सज्जाद अली खान ने कहा
कुछ लोग गलत जानकारी देकर भ्रम फैला रहे हैं। ये औक़ाफ़ बोर्ड ने ये जमीन 12 एकड़ 22 गुंठे है, जिसमें से 5 एकड़ 8 गुंठे कब्रस्तान के से खारिज है। ये मुस्लिम प्रॉपर्टी है। फिरोज शाह तुगलक ने खरीद के मुनव्वर शाह कादरी दरगाह को इनाम दिया लिए सेवा इनाम जमीन है, जबकि औक़ाफ़ खुद कमेटी बना के लड़ी गई है। ट्रिब्यूनल का और हाई कोर्ट बेंच औरंगाबाद का इसमें स्टे भी है उनके खिलाफ। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर पार्लियामेंट में चर्चा के दौरान तमिलनाडु के गांव तिरुचेंदुरई का एग्जाम्पल बार बार दिया गया। इस गांव की 330 एकड़ जमीन और 1500 साल पुराने मंदिर पर भी वक्फ में दावा ठोक दिया। बड़ी बात यह कि गांव वालों को इस बात की कानो कान खबर नहीं हुई। मामला तब खुला जब गांव का एक व्यक्ति अपनी जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचा। वहां उसे पता चला कि जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड की एनओसी चाहिए, क्योंकि इस गांव की पूरी जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बना दिया गया। इसके बाद गांव के लोग परेशान हुए, प्रदर्शन शुरू हुए। बात बढ़ी तो तमिलनाडु सरकार को दखल देना पड़ा। इस गांव की जमीन को बेचने के लिए वक्फ बोर्ड की एनओसी की शर्त हटा दी गई। इसके बाद गांव के ज्यादातर लोगों ने अपनी जमीन बेच दी। वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर दावे को लेकर कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया, लेकिन 3 साल के बाद अब भी वक्फ बोर्ड ने इस पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। वक्फ एक्ट की आड़ में सिर्फ जमीनों पर कब्जा नहीं किया जा रहा, बल्कि जो वक्फी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें रियल एस्टेट माफिया के साथ साठ गांठ करके बेचा जा रहा है। 2010 में यही बात लालू यादव ने कही थी और कल रविशंकर प्रसाद ने भी पटना की कई प्रॉपर्टीज का जिक्र किया, उनका एग्जाम्पल दिया। मैं आपको बता दूं कि बिहार में शिया वक्फ बोर्ड की कुल 327 प्रॉपर्टीज हैं। इनमें करीब 175 संपत्तियों को लेकर केस या तो हाईकोर्ट में पेंडिंग है या फिर वक्फ ट्राइब्यूनल में। पटना के पौष इलाके डाक बंगला चौराहे पर शिया वक्फ बोर्ड की करीब 30 जमीनें थी। इनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए है। नियम यह है कि वक्फ की जमीन बेची नहीं जा सकती, लेकिन बोर्ड के मेंबर्स, ऑफिशियल्स और मुतवलियों की मिलीभगत से यह जमीनें बिक चुकी हैं। इन जमीनों पर मॉल बन गए हैं, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं। कि पटना के हॉट प्लेसेस पे जो शिया वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, जिसमें वन मॉल भी हुआ, फिर उसके बाद से सेंट्रल मॉल है, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के बगल में विकास मेगावाट है, विशाल मेगा जो भी है वो भी है, नशेमन है, फिर आपको बंदर बगीचा है, फिर आप रिजवान पैलेस तो खर्च केस चल ही रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट से अब है। ये सब सारी प्रॉपर्टियां जो है कहीं ना कहीं इलीगल तरह से एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी हुई थी। अब एलिनेशन प्रॉपर्टी करने वाले तो कोई मुतवल्ली होंगे या कोई उनके गलत तरीके से किया था। तो इस तरह की सारी ज़मीनें जो है वो अभी इनक्लोज्ड है। उस पर हम लोग केस, वो भी उनका भी दावा कि हमने लिखवाया है, सही लिखवाया है, गलत लिखवाया है, हम करें कि प्रॉपर्टी है और वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ की प्रॉपर्टी बेची नहीं जाती, लीज कर सकते हैं। मुतवल्ली को पावर है कि 11 महीने का लीज कर सकता है, बोर्ड को पावर है कि 3 साल का लीज कर सकता है। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और ये सब सबूत हैं इस बात के कि वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया, मंदिरों की जगहों पर कब्जा हुआ, तालाबों पर कब्जा हुआ, डाक बंगले हड़प लिए गए, तो कहीं खेती की जमीन पर कब्जा हो गया। कभी प्रशासन ने आंख बंद कर ली तो कभी जोर जबरदस्ती का सहारा लिया। वोट बैंक के चक्कर में सरकारों ने, राजनीतिक दलों ने आंखें बंद कर ली और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वालों की हिम्मत बढ़ती गई। ज्यादातर मामले कोर्ट में हैं, इसलिए दोनों तरफ से दावे तो किए जा सकते हैं कि जमीन उनकी है। बहुत सी जगहों पर वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल मुसलमानों के वेलफेयर के लिए जरूर हुआ है, महिलाओं को आसरा देने के लिए, मदरसे बनाने के लिए, लेकिन ऐसे उदाहरण कम हैं। इसीलिए यह सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई और सरकार को नया कानून लाना पड़ा। आज ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में 25,000 से ज्यादा टीचर्स और स्कूल स्टाफ के अपॉइंटमेंट्स को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई। अपॉइंटमेंट में धोखाधड़ी
और जालसाजी हुई। हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता, इसलिए दिव्यांगों को छोड़कर 2016 में भर्ती किए गए सभी टीचर्स और स्कूल स्टाफ को हटाया जाए और 3 महीने के भीतर फिर से भर्ती की जाए। इतने सालों में इन लोगों ने जो सैलरी ली है उन्हें वो भी लौटानी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन टीचर्स के अपॉइंटमेंट में गड़बड़ी नहीं मिली है उन्हें सैलरी लौटाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो सारे टीचर्स सड़क पर आ गए हैं, जिन्होंने हिम्मत की थी, जिन्होंने मेहनत से, ईमानदारी से एग्जाम पास करके नौकरी हासिल की थी, इन टीचर्स ने कहा कि वो पिछले 7 साल से नौकरी कर रहे हैं, नई नौकरी की उम्र भी निकल गई, अब वो कहां जाएंगे, परिवारों को कैसे पालेंगे। इन टीचर्स ने कहा कि घोटाला ममता बनर्जी की सरकार ने किया, लेकिन सजा उन्हें मिली। सीबीआई सेग्रीगेट कर दिया। ऑलरेडी 5000 कैंडिडेट है जो टेंटेड कैंडिडेट है, जो मानी के खिलाफ नौकरी किया, लेकिन मेरे खिलाफ और मेरे जैसा 19,000 टीचर के खिलाफ कोई गलत काम नहीं किया हम लोग। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा कैंसिल कर दिया। नया वाला जो फ्रेश एग्जामिनेशन होगा, फिर अगर 1% गड़बड़ होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इसको खत्म कर दीजिए, फिर पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट नया से शुरू करिए। तो ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा क्या? यह कौन सा न्याय है? हमारा जो परिवार है, उस परिवार में मैं एक ही व्यक्ति हूँ जो अर्न करता हूँ। मेरा छोटा बच्चा है, पिताजी है, माताजी है, वो सुस्त नहीं है, उसका इलाज चलता है, उसका दवाई कहाँ से लाऊंगा? अभी जो करप्शन जिन्होंने किया और जिन्होंने करवाया और उनके दोष का जो प्रभाव है उनके हमारे ऊपर से जा रहा है, गुजर रहा है। ममता बनर्जी वो कुछ हमारे लिए करे, क्योंकि अब उनका जो टीम है जो आज कस्टडी में है, हम जानते हैं करप्शन की वजह से, तो वो कस्टडी में है, तो उनका जो सरकार है उन्होंने ही तो करप्शन करवाया था। तो ये जो राय निकला और जो सिचुएशन होगा उनका सबका भार उनको ही लेना पड़ेगा। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से परेशान हैं, नाराज हैं। ममता ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। 25,000 टीचर्स को अचानक हटा दिया जाएगा तो इसका असर पूरे एजुकेशन सिस्टम पर पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ममता ने कहा कि जिन लोगों ने घोटाला किया, करप्शन किया, वो जेल में हैं, उन्हें सजा भी मिलेगी, लेकिन एक व्यक्ति के अपराध की सजा इतने सारे लोगों को देना ठीक नहीं है। আমি কিন্তু জাজকে রেসপেক্ট করে বলছি। कोर्ट का सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। मैं कोर्ट की आलोचना नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मानवीय नजरिए से अपनी भावना का इजहार कर सकती हूँ। इसे लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। किसी को भी अपने बचाव का मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स का भविष्य दांव पर लग गया है। स्कूलों का क्या होगा? इस केस में सीबीआई ने जांच की। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है। हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। एक व्यक्ति के अपराध के लिए कितने लोगों को सजा दी जाएगी? तो एक ही अपराधीर कमाशा। मैं देखकर थोड़ा हैरान हूं कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी कोर्ट ने किसी राज्य सरकार की अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया हो। कोर्ट ने कहा है कि 25,000 लोगों की नियुक्ति फ्रॉड है, चीटिंग है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो इस बेईमानी के प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट हुए? जाहिर है उनकी नौकरियां चली जाएंगी, उनके परिवारों का क्या होगा, ये किसी ने नहीं सोचा। और ऐसा कितनी बार हो चुका है। सवाल है कि अपॉइंटमेंट में हेराफेरी बार बार पकड़ी जाती है राजनीतिक फायदे के लिए। अल्टीमेटली नुकसान उन गरीब लोगों का होता है जिन्होंने ड्यू प्रोसेस अपनाया, मेहनत से नौकरी हासिल की। ये सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दी है। ट्रंप ने कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, चीन, मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील, बांग्लादेश, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरब और भारत समेत 100 मुल्कों के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यानी अमेरिका इन देशों से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर उतना ही टैक्स लगाएगा जितना कोई और देश अमेरिकी एक्सपोर्ट पर लगाता है। भारत से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर ट्रंप ने 26% टैरिफ लगाया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन पर 54%,
वियतनाम पर 46%, कंबोडिया पर 49%, साउथ अफ्रीका पर 30% और जापान पर 24% टैरिफ का ऐलान किया है। ट्रंप के इस फैसले के बाद वियतनाम और सिंगापुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप तक अमेरिका के बाजारों में भी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। चीन, ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत अमेरिका पर 50% से ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसलिए उन्होंने ये पलटवार किया। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing. हालांकि अमेरिका ने भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर, सेमीकंडक्टर, कॉपर और कुछ एनर्जी प्रोडक्ट जैसे तेल, गैस, एलएनजी और कोयले को टैरिफ से छूट दी है, लेकिन ट्रंप के इस फरमान से हमारे देश के टेक्सटाइल्स, डायमंड, ऑटोमोबाइल और स्टील इंडस्ट्री पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। आज लोकसभा में राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाया जिससे देश की इकोनॉमी तबाह होने का डर है। सरकार बताए वो इस मुद्दे पर क्या कर रही है। Our ally suddenly decides to impose taxes or tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. We would like an answer from the government of India. What are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you. प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर को लेकर केंद्र सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया है जो टैरिफ ऑर्डर के भारत पर असर की निगरानी करेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा सरकार अमेरिका के टैरिफ ऑर्डर को रिव्यू करेगी, उसके इंपैक्ट को एनालाइज करेगी और उसके हिसाब से जरूरी कदम भी उठाएगी। देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है ट्रंप साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाए। हालांकि शशि थरूर ने कहा कि ट्रंप के फैसले पर जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। थरूर ने कहा कि अमेरिका ने भारत को अक्टूबर तक आपसी कारोबार का नया समझौता करने का टाइम दिया है, इसलिए ट्रंप के आदेश का भारत पर तुरंत तो कोई असर नहीं होगा। असर क्या होगा हमें इस वक्त बोलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस अभी भी करनी बाकी है। उदाहरण क्या है कि 26% अगर हमारे बढ़ गए तो हमारी चीजें जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन हमारे कंपटीशन कहां से, कौन से देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके चीज भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे? तब तो शायद हम पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारे 26% से ऊपर गया और उनका भी 26% या उससे ज्यादा गया तो हमें चिंतित होने की कारण नहीं होगी। ये कैलकुलेशन मैं तो अब तक नहीं देखा, जब तक मैं नहीं देखा मैं कोई राय नहीं बता सकता हूं। मुझे लग रहा है कि ये चिंतित बात है कि चिंता करने की बात है कि ऐसे हो गया, लेकिन भारत को 9 महीने दिया गया था। जब मोदी साहब ट्रंप साहब से मिले व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि टिल द फॉल का मतलब नॉर्मली होता है अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन करने का इजाजत दिया गया है। तो उस टाइम अगर हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, हम इस अभी जो 7-8 महीने बाकी है उसको 7 महीने जो बाकी होंगे हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, अच्छी तरह उपयोग किए, शायद हमें ये 26% का असर को मॉडरेट कर सके, कम कर सके। तो ये सब अभी आगे आने वाले समय पे दिखाया जाएगा, अभी यहाँ आज बोलना बहुत मुश्किल है। ट्रंप के नए ट्रैफिक में अमेरिका में मिलने वाले इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि उनकी डिमांड और अमेरिका को एक्सपोर्ट दोनों कम हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव साइन ये है कि जिन कंट्रीज से हमारा कंपटीशन है उनके टैरिफ और भी ज्यादा बढ़ाए गए हैं। इस कारण टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई क्षेत्रों में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। चाइनीज, थाई और बांग्लादेशी एक्सपोर्ट पर हाई टैरिफ का फायदा भारत को हो सकता है। मशीनरी, टॉयज, ऑटोमोबाइल्स जैसे एरियाज में भारत अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है और उन्हें अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकता है।
भारत के पास अच्छा खासा मौका है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाने के लिए भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान देना होगा, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैंकॉक में है। बैंकॉक पहुंचने पर मोदी का आज जबरदस्त स्वागत हुआ। थाईलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव किया। भारी संख्या में बैंकॉक में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के लोग मोदी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए। सड़कों पर किनारे खड़े लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर मोदी का स्वागत किया और इसके बाद जब मोदी होटल पहुंचे तो वहां उनके स्वागत में रामलीला का मंचन हुआ। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।